एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो बच्चों, हम आज बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स को लेकर, और हमने किसके बारे में बात की थी? रेट ऑफ रिएक्शंस की, और साथ साथ बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को ही लेकर, लेकिन बात करते हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंस, ठीक है, कि किस तरीके से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किए थे, वेरियस कंपोनेंट्स देखे थे जिस पर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट डालती है, बट यहाँ पर मेनली हमें किसकी बात कर रही है? कंसंट्रेशन की बात करनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से किस तरीके से वेरी कर रहा होगा। तो इतना तो हमें भी पता है, इतना अभी तक हमें पता भी चल चुका है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन कि जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर दिया, यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया बच्चों? टाइम लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ लेकर चलते हैं तो बच्चों इनिशियल स्टेज पर क्या होगा? जो इनिशियल स्टेज होगी वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है किसकी? रिएक्टेंट की, वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं इधर लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, यानी कि जो क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर हम ये भी कह सकते हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। प्रोडक्ट आपका क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से क्या है, हमें ग्राफ मिलता जाएगा अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ग्राफ की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो क्या थी, बहुत छोटी सी बात थी। आज जो हमें बात करनी है, हम बात करेंगे एक कुछ रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कंसंट्रेशन और टाइम की कुछ रिलेशनशिप उठाएंगे। तो वो जो 1867 में, देखो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर क्या है? इफेक्ट डालता है। तो 1867 में दो क्या है, केमिस्ट आए। कौन कौन से आए? गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है, गुलबर्ग एंड वागे, ये दो साइंटिस्ट आए थे बच्चों। इन्होंने क्या दिया? एक रिलेशनशिप दी, और उस रिलेशनशिप को एक नाम दिया गया। वो नाम क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन उसको नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है। ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एक्टिव मासेस ऑफ द गिवन रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन प्रोवाइड की गई है, उनका जो मास जो एक्टिव फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोबारा सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मासेस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकन। मतलब क्यों, कितने नंबर आप लोग, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन के वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो ओवरऑल क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पर डिफाइन करके देखते हैं कि वो क्या कहता है। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब जो टेम्परेचर क्या है हमें गिवन है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू दी एक्टिव मासेस, ठीक है। यानी कि वो मासेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो नहीं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, टू दी एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस रेज टू द पावर, उनके क्या होगी? पावर में क्या जाएगा? विच आर न्यूमेरिकली
इक्वल टू दी नंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, मतलब आपने जो एक्टिव मासेस लिए हैं वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने उसके लिए हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। और उन रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं आप, इन द स्टेचोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि स्टेचोमेट्रिक फॉर्म में आप उसको लेकर चलते हैं, यानी कि उनकी जो पावर है, यानी कि उनकी जो स्टेचोमेट्री है वो कहाँ चली जाएगी, पावर में चली जाएगी, जो किसी रिएक्शन के अंदर डिस्क्राइब हो रही है। मतलब डिपेंड करता है ना कि आपके रिएक्शन के अंदर जो स्टेचोमेट्री है वो क्या गिवन है, राइट। दोबारा सुनिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के जो एक्टिव मासेस हैं उनकी कंसंट्रेशन के, ठीक है। और अगर वहां पर कोई स्टेचोमेट्री गिवन है तो वो स्टेचोमेट्री कहाँ चली जाएगी, उसकी पावर में चली जाएगी। तो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है, ठीक है, मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, लेट्स से A प्लस बी गिव्स अस P, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई कहे कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन के। सो कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इनका क्या होगा, प्रोडक्ट इनटू में क्या होगा B, तो ये क्या होगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ओके। अब इस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मैं यहाँ से हटाती हूँ, देखिए यहाँ पर स्टेचोमेट्री का भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेचोमेट्री दोनों की क्या है 1 1, तो पावर में भी क्या होगा 1 1 होगा। अब जैसे ही मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को हटाती हूँ तो एज वी ऑल नो दैट जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, ये K होगा। तो क्या आ जाएगा, KA ऑफ B, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये K को हम बोलते क्या है बच्चों, ये कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट। दिस विल बी नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये किसने बताया था हमें, गुलबर्ग और वागे ने बताया था 1867 में। विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन आप रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन के अंदर स्टेचोमेट्री आ जाती है, इसी इक्वेशन के अंदर क्या आ जाती है बच्चों, स्टेचोमेट्री आ जाती है, तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन क्या दे दी इन्होंने, A प्लस B gives us P, ठीक है। तो P का तो बच्चों यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम बोले दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका K, और कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। बट यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर स्टेचोमेट्री गिवन है, तो स्टेचोमेट्री कहाँ चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बात थी ये बताई थी हमें गुलबर्ग और वागे ने कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे। बट आ जाता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बाद में क्या हुआ, आफ्टर सम रिसर्चेस ये चीज प्रूव हुई, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। क्या ये जो गुलबर्ग और वागे ने हमें इक्वेशन सॉल्व करना बताया है किसी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, क्या वो सही है। तो क्या हुआ जी, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले उन्होंने इस तरीके से, तो वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री इक्वेशन पर ही एप्लीकेबल था, ओनली फॉर एलिमेंट्री इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होती है ना, लाइक आपका मान लीजिए हमें क्या बनाना है, हमें चाहिए A से D, हमें क्या चाहिए A से D चाहिए, तो ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो जाती है। कई बार हमें क्या मिलता है, यहाँ से A से B मिल गया, फिर B प्लस C से हमें क्या मान लीजिए B प्लस कोई भी कंपोनेंट है, लाइक N बोल दीजिए, यहाँ से आपको C मिलेगा, C प्लस M से आपको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, एंड सो। तो यहाँ से A से D तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 3 स्टेप्स को पार करना पड़ा, राइट। तो ये क्या कहलाती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन आपकी ओनली 1 स्टेप में हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल रहा, एलिमेंट्री इक्वेशन पर एप्लीकेबल रहा, ठीक है। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, लॉ
ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रही थी, ऑल्सो स्टोइचियोमेट्री पर भी डिपेंड कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये चीज गलत साबित हो गई। तो इस चीज को जब गलत साबित किया गया तो एक नया लॉ निकल के आया, उस लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। अब ये रेट लॉ हमें क्या कहता है, रेट लॉ हमें कहता है, मान लीजिए मैं ऐसे इक्वेशन को लेके चलती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन b प्लस बी क्या है हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, के ए की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ए, और बी की पावर क्या हो जाएगा, बी। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि पावर जो स्टोइचियोमेट्री क्या होगी वो पावर में चली जाएगी। लेकिन जो आपका रेट लॉ है वो कहता है कि ये बात सही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट के, ठीक है, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन जो स्टोइचियोमेट्री किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, मान लो ये रिएक्शन दी है तो हमें ये नहीं पता कि ये 1 स्टेप में हुई है या 2 स्टेप में दी है, इसने तो हमें क्या दिया है, एक फाइनल रिएक्शन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता ना ये कि 1 स्टेप में या 2 स्टेप में हुई है, तो इस यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्री होगी तो स्टोइचियोमेट्री का यहाँ पर रोल नहीं होगा, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के, तो रहेगा आपका के रहेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो है ही किसके, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन के, राइट, किसके, रिएक्टेंट के। तो के तो आपका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी रहेगी, लेकिन स्टोइचियोमेट्री का रोल नहीं है। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री तो आएगी बट वो क्या होगी, यानी कि यहाँ पावर तो आएगी बट वो क्या रहेगी, कुछ और रहेगी। मान लीजिए लेट्स से P और Q रहेगा। अब वो P और Q क्या कहाँ से आया, वो आएगा कि वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में हुई है और वहां से ही जो P और Q की वैल्यू निकल के आती है, यानी कि वो A और B पे डिपेंड ना करके किसी अदर वैल्यू पर डिपेंड करती है, और वो कोई और वैल्यू होगी, लाइक मैंने क्या कह दिया, P और Q कह दिया, और यही क्या है आपका रेट लॉ है। तो रेट लॉ, ये P और Q कहाँ से निकल के आया बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटली निकल के आया। तो रेट लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंट फैक्ट बताता है और कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, लेट्स से P एंड Q, उन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में ये बेसिक डिफरेंस है और मेन डिफरेंस है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट लॉ क्या है, स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। और आगे जितनी भी हम रिएक्शंस होती हैं उसको हम किस बेसिस पर पढ़ते हैं, रेट लॉ के बेसिस पर पढ़ते हैं, क्योंकि रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ठीक है। लेकिन रेट लॉ में एक बात सही है कि अगर आपके पास में कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लीजिए आपको पता है कि ये ओनली 1 स्टेप रिएक्शन है, आपको पता है कि मान लीजिए आपने कह दिया कि ये हम क्लियर हैं कि ये जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या रहेगा, यही रहेगा। सिर्फ उस केस में जो लॉ ऑफ मास एक्शन है और जो रेट लॉ है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर बात चल रही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, देन यू हैव टू फॉलो ओनली रेट लॉ, नॉट लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, आई होप। अब बात करते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा था कि जो आपका के होता है वो के क्या था, दोबारा बात कर लेते हैं। इसको आप कहते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट, ठीक है। और आप इसको क्या बोल सकते थे, हमने बात की थी, इसको आप क्या बोल सकते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते थे, और इसको आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट पूछ लेता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछ लेता है या रेट कांस्टेंट पूछ लेता है, तो मतलब इनमें से तीनों में से कुछ भी पूछ लेते तो घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों क्या है, सेम चीजें, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, के पूछना चाह रहा है। तो अगर हम यहाँ पर के को क्या करें, डिफाइन करें, तो के क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि जो ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, यूनिटी है, ठीक है। ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है बच्चों, यूनिटी, यानी कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं ए और बी की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी,
1 विल बी इक्वल टू के। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज व्हेन द कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या हो जाएगा, दैट रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन is equal to the rate of reaction when the concentration of A and B will become unity। तो वो किस जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होता है जब क्या हो जाता है, A और B की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। बट याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं, चलो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी आई होप कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट लॉ क्या कहता है। अब इस रेट लॉ को और एक्सप्लेन करने के लिए कि भी एक्सपेरिमेंटली आप इसको कैसे कह सकते हैं, एक डाटा लेकर चलते हैं, उस डाटा से मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगी। बच्चों एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई डाटा प्रोवाइड किया गया है और वो डाटा किसका है, इस रिएक्शन का। यहाँ पे क्या है 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए दिया क्या है, 4 बार एक्सपेरिमेंट करके देखे गए। वो 4 बार एक्सपेरिमेंट कैसे किए गए, पहले तो क्या किया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए जो इनिशियल, ठीक है, जो कंसंट्रेशन NO की ये है, O2 की ये है, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन मिला वो आपको ये मिल गया। लेकिन जो सेकंड केस आता है तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो आपका जो NO है, ठीक है, NO की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, और जो O2 है उसकी कंसंट्रेशन को क्या रख लिया गया, कांस्टेंट रख लिया गया। तो जब हमने देखा यहाँ पर क्या रिजल्ट आया कि जो आपका जो NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई बच्चों, 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। दैट मीन्स क्या कहता है ये कि जो NO का अगर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2NO2 मिलेगा, है ना। ये क्या हो गया, 2 आपने डबल किया और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर देखो 2NO है और यहाँ पर ये क्या हो गया 4 टाइम्स, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब सेकेंड, उसके बाद जो थर्ड केस आता है उस थर्ड केस में देखिएगा इसने यहाँ पर क्या किया, इनिशियल कंडीशन ये थी तो इसने थर्ड केस में क्या करके देखा कि जो NO है उसकी कंसंट्रेशन को तो क्या रख लिया, कांस्टेंट रख लिया, और जो O2 है, O2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, इस बार इसने डबल कर दिया। तो जो यहाँ पर NO2 की जो कंसंट्रेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई, डबल निकल के आई। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या किया उसने, NO2 की कंसंट्रेशन क्या हुई, डबल, यानी कि जब आपका O2 क्या था, O2 को डबल करेंगे तो क्या हुआ, NO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल हो गई। और यहाँ पर जो O2 इनिशियल स्टेज में रहेगा वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो रेट निकल के आएगा वो क्या होगा आपका KNO2, NO का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और O2 का क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल देखिए हमने डाटा भी निकाला, 4 टाइम भी हो रहा है, 2 टाइम भी हो रहा है, तो उस पर NO2 से किस तरीके से इफेक्ट आया और वहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो रेट लॉ होता है उसको क्या है, इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जैसे हम सिंपल रिएक्शन को कर लेते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन को कर लेते हैं, रेट लॉ को क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगे उनका जो रेट होगा यानी कि वो क्या होता है, हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी है, वो भी हम लोग देख ले। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या है, मेरे पास H2 + I2 की रिएक्शन दी हुई है और हमें पता है व्हेन H2 रिएक्ट विद I2 देन we will get क्या, HI मिल जाता है। ठीक है, जब ये सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन जिस तरीके से पढ़ रहे थे तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू K और यहाँ पर क्या आ जाएगा H2 क्योंकि और क्या आ जाएगा I2 क्योंकि क्या है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ये क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए आपका, ये वाला होना चाहिए, दैट इज K ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ I2। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली निकाली गई रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन तो जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आया बच्चों वो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया। और ये क्या है देखिए KaH2
H2 इंटू Br2 की पावर क्या है हाफ अपॉन में 1 प्लस KB HBr अपॉन में क्या आ जाएगा Br2, जहां पर ये K और KB क्या है हमारे रेट कांस्टेंट ही है। तो देखिए हम मानकर तो क्या चल रहे थे कि जो इसके रेट ऑफ रिएक्शन वो इतने सिंपल होने चाहिए, जबकि क्या हुआ जो H2 की जो रिएक्शन निकल के आई वो क्या निकल के आई, इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकल कर आई। अगर मैं यहाँ पर HBr की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट भी कर देती हूँ, देखिए ठीक है, सॉरी Br2 था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों Br2 आ जाएगा, HBr सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या कर देती हूँ Br की कंसंट्रेशन HBr की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देती हूँ, मान लीजिए 0 भी कह दिया, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इससे मल्टीप्लाई किया 0 और प्लस में क्या है 1। तो यानी कि यहाँ पर व्हेन जब HBr की कंसंट्रेशन क्या को नेग्लेक्ट भी कर देते हो तो भी आपके पास में जो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये वाली निकल के आएगी। तो अब भी क्या है ये काफी डिफरेंट ही है। तो यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ हम लोग निकालते हैं, जो क्या होती है एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, ठीक है। तो इतना ये तो था बच्चों रेट डिपेंडेंस कि क्या था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है। अब फटाफट क्या देख लेते हैं, जो आपने रेट कांस्टेंट यहाँ पर पढ़ते आए हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। मतलब ये जो K है आपका वो आप लोगों को क्या क्या बताता है। सबसे पहले तो बात आती है कि जो आपका K होता है वो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट रिएक्शन के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शन के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि मैंने इससे पहले जो रिएक्शन लिखी उसके लिए भी K की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, और अब लिखी तो वो भी यही रहेगी। तो क्या होता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमें क्या बताता है बच्चों, इंट्रिंसिक रेट के बारे में बताता है। ये जो K है आपका ये हमें किसके बारे में बताता है, इंट्रिंसिक रेट के बारे में बताता है। यानी कि जो ये क्या बताता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ K, लार्जर द वैल्यू ऑफ K, जितनी ज्यादा K की वैल्यू होगी क्या होगा, लार्जर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं कि जो K होता है वो क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड फोर्थ वन की अगर मैं बात करूं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर K इज फिक्स्ड, अगर यहाँ पे कह सकते हैं फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर, सॉरी एट पर्टिकुलर बोलेंगे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। गॉट इट। मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का आप कह रहे हो कि भाई मान लो कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन ले ली कि भाई आपने कह दिया कि 353 केल्विन पर क्या होगा, 225 केल्विन पर क्या होगा, तो उन पर क्या होगा कि डिफरेंट होगा और वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कि 225 पर आपको जो उस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या मिलने वाली है, उतनी ही मिलने वाली है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा देख लीजिए, क्या होता है, डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट होता है कि एक्चुअल में इंट्रिंसिक रेट होता है K की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने कितनी ली है वो मैटर नहीं करता है। और किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो सो बच्चों आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या जाना था, आप लोगों ने जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने दो तरीके के रिलेशनशिप्स पढ़े, एक आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा रेट लो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, एक्टिव मासेस और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ये बात तो हम लोग पढ़ते आए, लेकिन साथ साथ कहता है कि रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्री ऑफ अ गिवन रिएक्शन, की जो रिएक्शन होगी उसकी जो स्टोइचियोमेट्री होगी उसकी पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यानी कि ओवरऑल कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टोइचियोमेट्री पर भी डिपेंड करता है, लेकिन रेट लो कहता है कि वो स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। क्या होता है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक सिमेट्री भी इन दोनों में आ रही थी। वो सिमेट्री क्या थी? वो सिमेट्री थी कि जो रेट ऑफ जो आप लॉ ऑफ मास एक्शन निकालते हो, जिस तरीके से निकालते हो, अगर आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है या फिर कह सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप सिंपल तरीके से क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जो रेट लॉ भी उसको फॉलो करता है और रेट लॉ ऑफ मास एक्शन को भी क्या है, दोनों इस पर वन स्टेप के लिए एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी क्या आती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है, तो आप वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा क्या था, इतना ही था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे आपको एक पिक आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पर एक छोटा सा जो डिफरेंस है रेट कॉन्स्टेंट को लेकर आपको दिखाई दे रहा होगा। टिल देन बच्चों पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।